हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और आपकी प्रिपरेशन फॉर गेट कैसी जा रही है? आई होप आप लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आज का पोर्शन देखते हैं। आज से हम एक नई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, तो हम शुरू करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, ना सिर्फ आपकी गेट या फिर किसी भी लाइफ साइंस एग्जाम के लिए, बट आपकी रिसर्च लाइफ के लिए, आपकी करियर के लिए। चाहे तो आप पीएचडी कर लो, रिसर्च, या फिर आप किसी भी बायोटेक कंपनी में काम करने जाओ, कहीं भी, जो भी आपका मर्जी हो, हर जगह आपके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टूल्स ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि आपको इस फील्ड में थारो होना चाहिए। ठीक है, इस फील्ड में थारो होना चाहिए। हम मानते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत काम करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है, तो फिर आप जब प्रोजेक्ट्स करेंगे, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, तब आ जाएगी आपको एक्सपीरियंस। तो उससे पहले आपको इसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, तब आप एक्सपेरिमेंटल थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ और कैसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अभी हमारी वर्ल्ड को चेंज कर रही है ना। तो पहले टॉपिक से टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं कि अभी तक हमने कितने यूनिट्स को कंप्लीट किए हैं और क्या क्या टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया है। ओके, सेक्शन 1 है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अभी तक हमने नहीं किया है। ओके, मैथमेटिक्स देखेंगे हम, अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली करेंगे। सेक्शन 2 हमारा जनरल बायोलॉजी का है, उसमें हमने बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स इम्पोर्टेंट है और वेटेज ज़्यादा है और हर बार पूछे जाते हैं, शॉर्ट टॉपिक्स, सब कुछ हमने बायोकेमिस्ट्री में कर दिया है। जो लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, पहले हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वेटेज है। ओके, दूसरा हमने इम्यूनोलॉजी खत्म कर दिया है, राइट। सेक्शन सी में हमने सेल बायो खत्म कर दिया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट एक्सेल, मतलब लाइफ साइंस के लिए कॉमन सब्जेक्ट है ना। तो आप गुरुमंत्र यूट्यूब चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में एक्सेल के वीडियो से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉमन है, उसको स्प्लिट कर दिया गया है। ओके, तो आप एक्सेल वीडियोस में इसको अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 4, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इन डिटेल में नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल डोज में। ठीक है, ये सब मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, अगर इन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम 3 महीने में खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि इस 3 महीने में थियोरी जितनी हो सके ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट करना है, न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करना है, ताकि जब गेट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप लोग बिंदास कर पाओ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम अगर डेरिवेशंस या फिर अदर थिंग्स में बैठे रहेंगे तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस ऐसे यूनिट्स है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा होता है। उसमें थ्योरी थोड़ी कम होती है और डिराइवेशन ज्यादा होता है। अगर आप चाहते हो को फ्रॉम द बेसिस आप पढ़ना चाहोगे तो डिराइवेशन से ही शुरू होती है। ठीक है, डिराइवेशन कराते रहेंगे तो ये 3 महीना सिर्फ और सिर्फ बायो प्रोसेस के लिए ही चला जाएगा। पर हम क्या करेंगे, स्मार्ट टेक्निक यूज करेंगे, स्मार्टली पढ़ाई करेंगे, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि बायो प्रोसेस हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो छोड़ दें। मैंने उनको स्ट्रेटेजिक क्लास में ही बताया था कि
प्लीज मत छोड़िएगा, क्योंकि बायोप्रोसेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस यूनिट से मार्क्स को लूज करने का। तो हम बायोप्रोसेस को पढ़े तो कैसे पढ़े? न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बायोप्रोसेस, ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की जगहों से, तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे कंसंट्रेट करेंगे। मैंने आपको स्ट्रेटेजी क्लास में ही बताया था कि बायोप्रोसेस, मैथमेटिक्स और ये हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस के लिए हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे तो हमारे लिए टाइम काफी नहीं रहेगा, और इन डेप्थ की जरूरत भी नहीं है गेट के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीजें, ऐसी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि श्योरली डेफिनेटली एग्जाम के लिए आएगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। अगर आप लोग ऐसे टॉपिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो वो बहुत काफी है, क्योंकि ये एक पैटर्न होता है। ठीक है, मैथ्स फिर बायोप्रोसेस एक पैटर्न जैसा होता है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक आध फॉर्मूलाज आपको याद रखने का है और सिर्फ उसी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम डील करते आ रहे हैं। अगर आपको लगा कि हम लोग ने ऐसा कॉन्सेप्ट डील ही नहीं किया है तो ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल डोज सीरीज आपका जो चल रहा है उसमें मैं आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते आ रही हूँ। ठीक है, ये फंडामेंटल्स, ये सेक्शन 4 उसमें कवर हो जाएगा। सेक्शन 5 बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी न्यूमेरिकल डोज में कवर हो जाएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स हम इन डिटेल में नहीं पढ़ सकते इस टाइम में, ओके, क्योंकि इतनी डेप्थ में जरूरी भी नहीं है आपके लिए, ओके, इतनी डेप्थ में जरूरी भी नहीं है डिराइवेशंस वगैरह। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज में कंसंट्रेट करेंगे, न्यूमेरिकल्स में कंसंट्रेट करेंगे। आप अगर न्यूमेरिकल डोज वाली सीरीज को रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आप सिलेबस के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, आपको ये पता चलेगा कि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते आ रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे, आप एनालाइज करके देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स ये जो हमारे सिलेबस में दिए हैं वो सब कुछ उसमें क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है, और वो भी न्यूमेरिकल्स के तरह। ओके, तो सारे न्यूमेरिकल्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल डोज सीरीज में। और मैं आपको इतना तरो कर दूंगी न्यूमेरिकल्स में कि उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चंस आपको पूछा जाए तो आप उसको इजीली फटाफट बिंदास उसको सॉल्व कर सके। ओके, क्योंकि मैथ्स में भी ऐसा ही होता है ना, जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो एक मॉडल पढ़ लेते हो, उसी मॉडल से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, तो बायोप्रोसेस में भी जिसमें न्यूमेरिकल्स, जहां कहीं भी न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व है वहां ऐसा ही होता है। अगर आप मॉडल जान लो, फॉर्मूला जान लो, तो किसी भी टाइप का पूछा जाए, ओके, किसी भी टाइप सिमिलरली पूछा जाए तो आप उसे कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप शुरू कर दीजिए न्यूमेरिकल डोज सीरीज देखना। ओके, न्यूमेरिकल डोज में आपको अभी तक 4 क्लासेस खत्म हो चुके हैं न्यूमेरिकल डोज में। मैं आपको एक ही साथ नहीं पढ़ा रही हूँ न्यूमेरिकल, क्योंकि अगर एक साथ 5 to 10 डेज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो इतनी दिक्कत हो जाएगी कि आप लोग हेट कर दोगे न्यूमेरिकल्स को। हमारा यहाँ लर्न करना है, पसंद करके पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से प्यार करना है। ओके, हमें हेट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे डोज की तरह वीकली वंस और ट्वाइस आपको न्यूमेरिकल्स दे देंगे। ठीक है, छोटे छोटे डोसेस वीकली वंस और ट्वाइस न्यूमेरिकल्स आपको हम दे देंगे। उस सेशन में जितना भी आपको कराया जा रहा है उसको थॉरली समझ लीजिएगा। ओके, थॉरली समझ लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाइए, सिमिलर मॉडल के क्वेश्चंस होते ही हैं, मैं आपको ईयर वाइज करा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको ईयर वाइज कराऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब 2018, 17, 16 ऐसे क्वेश्चन पेपर्स ओपन कर लीजिएगा, मैं वो सब कराऊंगी आपको, टेंशन नॉट। मैं बस आपको कह रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने न्यूमेरिकल डोज पे सॉल्व किए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ये पैटर्न होता है, ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए, उठाइए और प्रैक्टिस कर डालिए। इसी तरह से आप बायो प्रोसेस में फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये सब मैं आपके लिए न्यूमेरिकल डोज में करा दूंगी। ओके, सो टेंशन नॉट। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 6 जो कि प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, वो हम फ्यूचर में अभी करेंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी के बाद हम शुरू करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। हम ये क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज का यूनिट है। ओके, इस यूनिट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ना सिर्फ आपके ये गेट एग्जाम या फिर CSIR DBT जो भी, उसके लिए ही नहीं, बट ये आपकी करियर को डिसाइड करने के लिए बहुत काम आएगा। आपके PhD के एग्जाम्स में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे, इंटरव्यूज में RDT के बारे में पूछेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तब भी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में करोगे, तो उसके बारे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपके लिए अभी शुरू करने वाली हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। बाकी सारे पोर्शंस हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बस जुड़े रहिएगा, सारी क्लासेस को करेक्टली अटेंड करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे बीच में, आप अगर सोचोगे कि हाँ ये तो सिर्फ आधा घंटा का एक क्लास है तो मैं एक साथ 2 क्लासेस कल कर लूंगी या फिर कल कर लूंगा, अगर आप ऐसा सोच रखोगे तो फिर आपके लिए लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं आपके लिए, स्ट्रक्चर्ड, हर दिन आपके लिए स्ट्रक्चर्ड है। मतलब आज आप इतना डोज ले सकते हो, टैबलेट्स की तरह है ना, हमारी पढ़ाई को आप टैबलेट्स की तरह सोच लो। फॉर एग्जाम्पल आज आपको फीवर हो गया, ओके, एग्जाम्पल ही है, ठीक है, फीवर हो गया तो आप क्या करोगे? डोलो 650 पैरासिटामोल लोगे। ठीक है, आप ऐसा थोड़ी करते हो कि मेरे को आज दवाई लेने का मूड नहीं है तो फिर मैं कल 2 दवाई एक साथ खा लूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना, ओवरडोज हो जाएगा। ओवरडोज की वजह से आपको बॉडी में दिक्कत होगी, पॉइजनिंग जैसा हो जाएगा। तो पढ़ाई भी इसी तरह है, रोज एक साथ ओवरडोज करोगे ना तो ले नहीं पाओगे, उतना समझ में भी नहीं आएगा। हम ये गेट के लिए पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ना सिर्फ सिंपली मार्क स्कोर करने के लिए, बट जो भी चीज अभी तक हम समझ नहीं पाए उसको हम डिटेल में समझने के लिए कर रहे हैं। तो जब हमने समझने का डिसीजन ले लिया है तो समझ लेते हैं ना, मतलब एक चीज को समझने के लिए समय लगता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ रट्टा मारना है, जल्दी से एवे एवे देके चलना है तो फिर एक ही दिन काफी है। आपको हर चीज को इन डिटेल में समझना है, ताकि जब इस कॉन्सेप्ट से कोई भी टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाए, आप उस सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से ब्रेन यूज करके, दिमाग लगा के अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। ठीक है, इंटेंशन तो हमारा यही है कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझ ले और जब उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो यही हमारा आइडिया है। तो आप एक साथ मत कीजिएगा, हर रोज की जितनी भी डोज है उसी दिन के लिए ले लीजिएगा। ठीक है, एवरीडे 30 मिनट्स फिक्स कर दीजिए, टाइमिंग फिक्स कर दीजिए, क्योंकि अगर आप जब भी फ्री हो ऐसे कर लेंगे, अगर ऐसा सोचोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन अ लॉन्ग रन काम नहीं आएगा। इन अ लॉन्ग रन एक ही चीज काम आती है जो हमारी हैबिट बन जाती है। ठीक है, तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग 5 to 6 या फिर 6 to 7। ओके, क्योंकि आपका सिर्फ आधा घंटा का ही क्लास है, ओके, उससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 30 मिनट्स क्लास। तो 30 मिनट्स क्लास आप सुबह या फिर शाम, जैसा भी आपके लिए कंफर्टेबल है वैसा एक टाइम को फिक्स कर दीजिएगा, क्योंकि हर बंदे की पढ़ाई करने का टाइम अलग होता है। क्योंकि कुछ लोग सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, कुछ लोग देर रात तक पढ़ सकते हैं, तो जैसा भी आपका बॉडी आपके लिए फील करता है तो आप उस तरह कर लीजिएगा। ओके, जैसा आप फील करते हो, सुबह पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, शाम को पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। 1 घंटा आप आपके लिए फिक्स कर लीजिए, आधा घंटा आप क्लास देख लीजिएगा, 15 मिनट रिवीजन के लिए, नेक्स्ट 15 मिनट्स प्रैक्टिस के लिए। बस एक दिन में अगर हर दिन आप
1 घंटा अपनी गेट प्रिपरेशन के लिए यूज करोगे तो बस आपकी इतनी अच्छी मार्क्स आएंगी, आप सोच ही नहीं सकोगे। सिर्फ 1 आवर पर डे, और उस 1 आवर को आपको स्ट्रक्चर्ड की तरह लेके जाना है। पहला आधा घंटा आपको क्या करना है, वीडियोस देखने हैं या फिर पढ़ाई करनी है। ओके, नेक्स्ट 15 मिनट्स जो भी अभी आपने पढ़ा उसको रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे आप क्लासेस देखते जा रहे हो छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आधा घंटा पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट 15 मिनट्स जो भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट 15 मिनट्स उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बूम, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू गाइस रिक्वायर। उतना ही करना काफी है गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर ये चीज आप रोज डेडिकेशन के साथ करोगे तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि सिर्फ 1 घंटा इतनी डेडिकेशन आपकी लाइफ कितनी अच्छी तरह से बदल देगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये रेकमेंड करती हूँ। फिर मतलब फॉलो करना तो वैसे भी आपकी ही मर्जी है, रेकमेंड करना, आपको सही राह दिखाना मेरा काम है। तो मैं आपके लिए इंसिस्ट करती हूँ कि आप लोग पढ़ाई करना अच्छी तरह से शुरू कर दीजिएगा, रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई करना काफी नहीं होता है, रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और प्रैक्टिस उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ाई सिर्फ फर्स्ट स्टेप है आपका, रिवीजन और प्रैक्टिस उससे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। उस स्टेप को मिस कर दोगे और फिर ऑल इंडिया रैंक 1 चाहोगे तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप ही होगा। ओके, तो चलिए हमने आज बहुत स्ट्रैटेजी की बात कर ली और अभी ये भी बता दिया कि कितने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन अभी ज्यादा बाकी नहीं है, थोड़ा सा ही है। सेक्शन 7 बचा है, सेक्शन 6 बचा है और जेनेटिक्स बचा है। आई थिंक बाकी सब हो गया है। ये सब न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे हम, ये भी न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे। जेनेटिक्स कराऊंगी मैं आपके लिए। ओके, माइक्रोबायोलॉजी कॉमन सब्जेक्ट है तो आपके लिए एक्सेल में कराया जाएगा। आई थिंक दैट्स इट। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपके लिए एनालिटिकल टूल्स भी आते हैं, वो भी मैं आपके लिए करा दूंगी। सब कुछ हो जाएगा गाइस, बस आपके लिए सिर्फ एक ही चीज करना है, रोज आधे घंटे का वीडियो देख लीजिएगा, फिर 15 मिनट्स रिवीजन, फिर 15 मिनट्स प्रैक्टिस, दैट्स इट गाइस, ठीक है। तो चलिए हम आज की टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में चलते हैं। तो पहली हम पढ़ाई करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते क्या है? सो अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ प्रोटीन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम का मतलब ही है कि वो एक प्रोटीन होता है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है शॉर्ट स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस को और उसे कट कर सकता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए की एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके उसे कट कर सकता है, और जहां वो कट कर रहा है उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट और टारगेट सीक्वेंस। ओके, more than 400 restriction enzymes have been isolated from bacteria that manufacture them। तो सोर्स क्या है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का? बैक्टीरिया ही बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि बैक्टीरिया में ये नेचुरली फाउंड होता है, ठीक है। इन लाइव बैक्टीरिया restriction enzymes function to defend the cell against invading viral bacteriophages। मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि इनकमिंग वायरस पार्टिकल्स, मतलब वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ताकि वो अपनी ग्रोथ, मतलब अपनी सेल की डिवीजन करा सके, है ना। तो वायरस क्या करता है, अपनी जीनोम को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है। वायरस डीएनए बैक्टीरिया की जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और क्या बन जाता है, हर बार जब बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन होती है उसके साथ साथ ये वायरस पार्टिकल की भी रेप्लिकेशन हो जाती है, प्रोटीन्स बनने लगते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, फिर वो पैकेज होके आपके वायरस बन जाते हैं और सारे के सारे वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरिया को लाइज करके बाहर निकल आते हैं। ओके, तो वायरस
क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्वेड करके अपनी ग्रोथ और अपनी डिवीजन के लिए यूटिलाइज कर लेता है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके अगेंस्ट डिफेंड करेगा खुद को। बैक्टीरिया खुद को डिफेंड करेगा वायरस के अगेंस्ट, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बनाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करता है, वायरस की जो डीएनए होती है ना, वायरस की डीएनए, उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि बैक्टीरिया बना रहा है, वायरस की डीएनए में जाके कट कर देता है। सिर्फ एक कट नहीं, बहुत सारे छोटे 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 कट्स कर देता है। तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं वायरल डीएनए के, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से। सो इस तरीके से बैक्टीरिया खुद को वायरस से बचा के रखता है। ठीक है, बैक्टीरिया खुद को वायरस से बचा के रखता है। तो आप ये सोच सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और इसका काम है डीएनए को कट करना। तो इस एंजाइम ने बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं खत्म कर दिया? हो सकता है ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, डीएनए को कट कर देता है स्पेसिफिक साइट पे, ये वायरस डीएनए को कट कर देता है, तो बैक्टीरिया की जो जीनोम है, डीएनए है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कुछ क्यों नहीं किया? तो इसका भी एक रीजन है। बैक्टीरिया की जो जीनोम होती है, जो डीएनए होती है, वो हाईली मिथाइलेटेड होती है, मतलब उसमें मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप ज्यादा होता है। जब रिस्ट्रिक्शन साइट में, रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या है, जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट मारे, ठीक है, जब रिस्ट्रिक्शन साइट में मिथाइलेशन है, मतलब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ठीक है, समझ आ रहा है मैं जो कह रही हूं आपको। टारगेट सीक्वेंस, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है ना, वो टारगेट सीक्वेंस वो तो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, मगर उसमें मिथाइल ग्रुप है। अगर टारगेट सीक्वेंस या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस रीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो इस वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अपने डीएनए को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ओके, तो restriction sites in the viral genome are cleaved by the bacteria's restriction enzyme, fragmenting and destroying the DNA of the invading bacteriophage before it can incorporate into host genome and take over the cell. ओके, समझ में आ गया? मैंने जो भी आपको अभी हिंदी में बताया है, वही मैंने यहाँ सेंटेंस में रीड करके भी आपको बता दिया, क्योंकि आपको बुकिश नॉलेज, बुकिश लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है। हिंदी में तो हम समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, मगर क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश में भी होता है ना, तो उस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, उसको डिकोड करना आपको आना चाहिए, तो आपको बुक की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ा के एक बार क्लियर करवा दिया। बैक्टीरियम इज इम्यून टू इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या बताया जा रहा है? बैक्टीरिया अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इम्यून है। इम्यून है मतलब कुछ नहीं होता बैक्टीरिया के डीएनए को, इवन इफ इट हैज द टारगेट सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज बिकॉज बैक्टीरियल रिस्ट्रिक्शन साइट के पास हाईली मिथाइलेशन होता है, which makes them unrecognizable to the restriction enzyme. Okay? When a restriction enzyme cleaves a restriction site, the reaction creates highly reactive sticky ends on the broken DNA. Okay, तो ये एक important point है, आपको नोट कर लेना चाहिए। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है ना, तो वो दो टाइप के एंड्स को प्रोवाइड कर सकता है। एक है स्टिकी एंड, स्टिकी एंड का मतलब है ओवरहैंड्स होता है, और एक है ब्लंट एंड। ब्लंट एंड का मतलब है सीधा, कोई भी ओवरहैंड्स नहीं होता है। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी थोड़ी स्लाइड्स के बाद, बस अभी के लिए इतना ध्यान रख लीजिएगा। ये जो स्टिकी एंड्स ये हमारे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, स्टिकी एंड्स मतलब वो किसी और के साथ जाके बाइंड कर सकता है स्टिकी एंड्स की वजह से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बायोटेक्नोलॉजी की टूल्स में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब डीएनए को कट करता है तो हमें स्टिकी एंड्स मिलता है, और उस स्टिकी एंड्स का हम यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ओके,
Restriction enzymes are found in bacteria. They recognize and bind to the specific sequence of DNA and that is called as restriction site. ये तो हमें पता है. Each restriction enzyme recognizes just one or a few restriction site. तो हर enzyme specifically अपना एक restriction site में ही जाके कट मारता है. तो हर restriction enzyme के लिए उसका specific restriction site होता है. Okay? When it finds its target sequence, a restriction enzyme will make a double-stranded cut. जब restriction enzyme DNA में target sequence को recognize कर देता है, फिर क्या करता है? वो double-stranded cut करता है. Double-stranded cut मतलब दोनों strands DNA double helix होते हैं, double-stranded होता है ना? उस दोनों strand को cut कर सकता है हमारा restriction enzyme. Okay? They have the capacity to recognize specific base sequence on DNA, okay, and then cut each strand. Okay, इस वजह से हम restriction enzymes को molecular scissors भी बोलते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका DNA और यहाँ बात किया जा रहा है EcoR1. EcoR1 एक restriction enzyme है. आप यहाँ देख सकते हैं, वो यहाँ कट मार रहा है. EcoR1 किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा? GAATTC को रिकॉग्नाइज करेगा और कट मारेगा. और जब ये कट कर देता है, आपको दिख रहा है यहाँ दो टुकड़ों में कट हो गया और आपको मिल रहा है स्टिकी एंड्स. ये जो ओवरहैंग है ना TTAA, ये ओवरहैंग है, मतलब एक्स्ट्रा रीजन है और इसे हम कहते हैं स्टिकी एंड. इस प्रोडक्शन को कहते हैं हम स्टिकी एंड. ओके, तो ये जो स्टिकी एंड होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है. ये किसी और डीएनए के साथ जाके बाइंड कर सकता है. ओके, किसी और डीएनए के साथ जाके बाइंड कर सकता है. सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से मिलते हैं? नेचुरली तो वो बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिकॉज they restrict infection of bacteria by certain viruses. Defense mechanism के वजह से हमें ये नाम दिया गया है. By degrading the viral DNA without affecting the bacterial DNA. इसका रीजन भी हमें पता है. Thus their function in the bacterial cell is to destroy the foreign DNA that might enter the cell. Okay? The restriction enzyme recognizes the foreign DNA. Restriction enzyme क्या करता है? Foreign DNA को पहचान लेता है और उसमें कट मार देता है. Each bacteria has its own unique restriction enzyme. हर बैक्टीरिया के लिए अपना एक सिग्नेचर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है. ओके, अपना एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करके कट कर सकता है. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है और बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया मेक्स डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा. मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो कैसे कट मारता है? ओके, व्हेन अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं. न्यूक्लियस का मतलब है जो डीएनए को डिग्रेड कर सकता है. एंडो मतलब इन बिटवीन द डीएनए, डीएनए के बिटवीन में कट मार सकता है. ओके, तो जब restriction endonuclease recognizes a particular sequence, it snips through the DNA molecule by catalyzing the hydrolysis. तो कट करने का मतलब क्या है? डीएनए के बीच में कट करने का मतलब क्या है? बॉन्ड को ब्रेक करना. ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की यूज होती है और इस प्रोसेस को ही हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं. ओके, इस प्रोसेस को ही हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं. To cut DNA, all restriction enzyme make two incision. तो DNA को कट करने के लिए दो बार कट किया जाता है. एक, क्योंकि DNA के पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, एक कट पहला स्ट्रैंड के लिए, दूसरा कट नीचे वाला स्ट्रैंड, मतलब डबल हेलिक्स होते हैं ना, तो डबल हेलिक्स को कट करना. अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के भी टाइप्स हैं. ओके, तो टाइप 1 एंजाइम क्या करता है? रिकॉग्निशन साइट से दूर जाके कट करता है. ठीक है, साइट को तो रिकॉग्नाइज कर लेता है, रेस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, मगर उससे कहीं दूर जाके कट करता है. और इसकी फंक्शन के लिए एटीपी की जरूरत है और एस एडिनोसिल मेथियोनाइन की जरूरत है.
ओके, इसके पास रिस्ट्रिक्शन की भी एक्टिविटी होती है और मिथाइलेज की भी एक्टिविटी होती है। फिर आता है आपका टाइप 2 एंजाइम। टाइप 2 एंजाइम क्या करता है, करेक्टली जिस साइट को रिकॉग्नाइज किया वहीं कट मारता है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन फंक्शन होता है मगर इसमें मिथाइलेज की फंक्शन नहीं होती। थर्ड आता है आपका टाइप 3 एंजाइम्स, जो कि रिकॉग्नाइज करने के थोड़े बाद, मतलब एक साइट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उससे थोड़ा दूर जाके कट करता है। इसके लिए एटीपी की जरूरत है। ओके, एटीपी की जरूरत है मगर हाइड्रोलिसिस के लिए नहीं। एस एडेनोसिल मेथियोनाइन है, यहाँ स्टिमुलेट कर सकता है रिएक्शन को, पर जरूरी नहीं होता। ओके, और ये कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है। फिर आता है आपका टाइप 4 एंजाइम्स। टाइप 4 एंजाइम क्या करता है, मॉडिफाइड डीएनए को टारगेट करता है, नॉर्मल डीएनए को नहीं, मॉडिफाइड डीएनए। तो डीएनए में मॉडिफिकेशन क्या होता है, मिथाइलेशन हो सकता है, हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन हो सकता है, ग्लूकोसिल हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड डीएनए। तो ये सब मॉडिफाइड डीएनए है, डीएनए में कुछ ऐड किया गया है, उसको टारगेट कर सकता है टाइप 4 एंजाइम्स। ओके, तो अभी हमने एक एंजाइम के बारे में देखा था, EcoR1, जो कि GAA-TTC साइट को रिकॉग्नाइज करके स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा था। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ। ओके, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी देखेंगे। तो EcoR1 ये क्या है, EcoR1 क्या है, ये एक एब्रिविएशन है, इसका फुल, ठीक है गाइस, इसका फुल फॉर्म है जो कि आपको जानना है। तो ई का मतलब है एस्चेरेशिया, जो कि जीनस है। को मतलब कोलाई, स्पीशीज का नाम है। आर मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन का नाम है RY13। और 1 का मतलब है पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी, तो EcoR1 एस्चेरेशिया कोलाई RY131। इसको जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करने वाला एक एंजाइम इकोलाई है। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जहां स्टिकी और ब्लंट एंड्स का प्रोड्यूशन हो रहा है। एक है हाइंड ट्री। हाइंड ट्री में आप देख सकते हैं स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहा है। PST1 में भी स्टिकी एंड्स आ रहा है, मगर EcoRV में ब्लंट एंड्स, इसको कहते हैं हम ब्लंट एंड्स। गाइस, हमने पहले बात किया था स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स के बारे में, मैंने तब आपको बताया था कि पिक्चर के साथ समझाऊंगी। तो ये पिक्चर है, स्टिकी एंड्स में देख सकते हैं आप, यहाँ एक्स्ट्रा रीजन होता है। ओके, उसको हम ओवरहैंग कहते हैं, मगर ब्लंट एंड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। तो ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए अडेप्टर्स और लिंकर्स यूज कर सकते हैं हम। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है आपको मतलब जानकारी के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये है एंजाइम्स EcoR1, EcoR2, BAMH1 और HIND3, और दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम कौन से ऑर्गेनिज्म से, इन्हें आइसोलेट किया गया है। EcoR1 इकोलाई से, R2 भी इकोलाई से, BAMH1 बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियन से, HIND3 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, और इनकी रिस्पेक्टिव रिकॉग्निशन साइट जिसमें वो रिकॉग्नाइज करके कट मारती है। ओके, दैट्स इट गाइस। आज हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेसिक्स क्लास था, जितना हमने कवर किया उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अगर आप CSIR नेट के एस्पिरेंट हैं और अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर लीजिएगा। 10% ऑफ के लिए नेहा कोड यूज कर सकते हैं आप। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।